नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता का जो जीके का पेपर है उसमें अपन पूरी रीजनिंग कंप्लीट कर चुके हैं फर्स्ट पेपर की, जिसमें से 2 या 4 प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो पार्ट जिसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। 15 प्रश्न आते हैं साथियों जीके के पेपर में हिस्ट्री के, और मैं कोशिश करूंगा इन 15 प्रश्नों में आपको 13 से लेकर 14 प्रश्न हमारे वीडियो से ही मिल जाएं। कुछ इस प्रकार से आपको निश्चित तौर पे यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, बिल्कुल सटीक टॉपिक के अनुसार पढ़ेंगे। जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। जितना सिलेबस में है उतना ही पढ़ेंगे साथियों। जैसे रीट में हम लोगों ने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा और सारा मैटर देखिए हमारे जो पढ़ाए हुए में से ही आया था, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी आपको जो पढ़ाएंगे उसी में से आपको एग्जाम में भी मैटर देखने को मिलेगा। प्रत्येक टॉपिक को बहुत अच्छे से करवाऊंगा, बिल्कुल एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने देंगे। ठीक है साथियों, पूरी कोशिश यही करेंगे। बिल्कुल अच्छी किताबों से तैयार किया गया मैटर आपको दिया जाएगा। अगर आप लोग सपोर्ट करते हो तो एप्लीकेशन पर फ्री में फर्स्ट ग्रेड का कोर्स तो मैंने चला ही रखा है। एप्लीकेशन पे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जा करके डाउनलोड करके उसमें आप फर्स्ट ग्रेड के कोर्स को ले सकते हो। अगर आप चाहोगे अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा तो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जो जीके है, फर्स्ट ग्रेड का जीके, उसकी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जो किसी ने नहीं चलाई अभी तक, हम चलाएंगे आपके लिए। 20-20 प्रश्न उसमें रहेंगे और बहुत ही लेवल के प्रश्न रहेंगे, शानदार। ठीक है, तो सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं साथियों वो अपना मौर्य काल में कला, साहित्य तथा विज्ञान। देखिएगा साथियों, चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए पूरा वीडियो देखिएगा, मैटर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा आपको यही याद करवाने की कोशिश भी करूंगा। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करें, देखिए मौर्य तथा गुप्तकालीन साहित्य, कला तथा विज्ञान, ये अपना एक टॉपिक है इतिहास का। ठीक है, यहाँ से डेफिनेटली एक प्रश्न आता है, हर बार आता है, इस बार भी आएगा। तो 5 से लेकर के 6 वीडियोज में मौर्य काल को मैं कंप्लीट करूंगा और इतने ही वीडियोज में गुप्त काल भी अपना लगभग हो जाएगा। ठीक है, तो 10-12 वीडियो में से एक नंबर आपको जरूर देखने को मिलेगा। मैटर ज़्यादा नहीं दूंगा, सटीक दूंगा, अच्छा मैटर आपको दिया जाएगा। सबसे पहले बात करें मौर्य काल की, तो देखिए मौर्य काल, मौर्य कौन थे, कहाँ से आए, सबसे पहले बेसिक सी जानकारी ले लेते हैं। आप लोग जानते हो कि 16 महाजनपद अपने थे। ठीक है, कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे साथियों। 16 महाजनपदों में जो सबसे बड़ा जनपद था उसको बोलते हैं मगध महाजनपद। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? मगध महाजनपद। 16 महाजनपदों में, अगर महाजनपद में बात करूं, महाजनपद क्या होता है? एक सीधी सी भाषा में बोले तो देश जो है वही आपका क्या होता है? महाजनपद होता है। ठीक है, तो 16 महाजनपद थे भारत में। ठीक है, जिसमें से एक यानी कि सबसे बड़ा महाजनपद आपका मगध महाजनपद था। मगध महाजनपद में अनेक शासकों का राज रहा, अनेक वंशों का राज रहा, हरियक वंश रहा, काफी सारे नंद वंश रहा, काफी सारे वंश रहे। ठीक है, और उन्हीं में से एक था मौर्य वंश। मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था साथियों। ये भी डिस्कस अपन करेंगे, तो एक बहुत अच्छे प्रकार से आपको पढ़ाया जाएगा। देखिए 16 महाजनपद में मगध महाजनपद आपका सबसे बड़ा महाजनपद था। और इस 16 महाजनपदों का जो उल्लेख मिलता है वो एक बौद्ध ग्रंथ है और एक जैन ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? अंगुत्तर निकाय, उसमें मिलता है। और भगवती सूत्र जो कि जैन ग्रंथ है उसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसके बाद में मगध पर मौर्यों का शासन। देखिए नंद वंश का जो अंतिम शासक था, मैंने आपको बताया कि जो मगध जनपद था, महाजनपद था, उसके ऊपर अनेक वंशों का शासन रहा था। उसमें से जो मौर्य वंश से जस्ट पहले वाला वंश था, ठीक है, उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नंद वंश, नंद वंश जो है उसके संस्थापक का नाम था महापद्म नंद। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की थी मगध साम्राज्य में, मगध महाजनपद में। ठीक है, और इस नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। और घनानंद के बाद में, घनानंद को हराकर, घनानंद के बाद में राजा कौन बना था साथियों? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। सीधी सी बात है। ठीक है, अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में एक व्यक्ति का सबसे बड़ा हाथ था, वो है कौटिल्य। कौन है? कौटिल्य। और कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। अब देखिएगा साथियों,
चंद्रगुप्त मौर्य से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौटिल्य, और कौटिल्य से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन है, उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र। क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं मौर्य काल में साहित्य, और साहित्य का एक सबसे बड़ा स्रोत जो माना जाता है मौर्य काल का, वो अर्थशास्त्र को माना जाता है, जो कि राजनीति के ऊपर लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। मौर्य काल जो रहा वो 323 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कहीं कहीं 322 ईसा पूर्व भी दिया हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है साथियों, लेकिन 323 भी सही है आपका। ठीक है, 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व आपका इसका मौर्य काल का समय यानी कि टाइम पीरियड माना जाता है। मौर्यकालीन साहित्य में सबसे पहले अपन बात करेंगे साथियों अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो कौन है, चाणक्य। इन्हीं का नाम है कौटिल्य, इन्हीं का नाम है विष्णुगुप्त, इन्हीं का नाम है अजय, और इन्हीं का नाम है द्विजर्षभ। ठीक है, चाणक्य यानी कि ये चणक जाति में पैदा हुए थे, इसलिए इनको चाणक्य कहा गया। कौटिल्य कूटनीति में ये बिल्कुल योग्य व्यक्ति थे, कौटिल्य थे। ठीक है, कुटिल, एक प्रकार से कुटिल नहीं बोलेंगे अपन, कूटनीति के जानकार थे, इसलिए इनको कौटिल्य कहा गया था। विष्णुगुप्त इनका जो मूल नाम था साथियों, तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अजय भी इनको कहा जाता है कि जो कभी हारे नहीं। अर्थशास्त्र की जो भाषा है वो संस्कृत भाषा है, और अर्थशास्त्र में गद्य और पद्य दोनों है, इसलिए इसको बोलेंगे कि ये चंपू शैली का एक ग्रंथ है। और याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अर्थशास्त्र जो है वो किस शैली में लिखा गया है, तो चंपू शैली में लिखा गया साथियों, जिसकी भाषा संस्कृत भाषा है। ठीक है, यह ग्रंथ भारतीय राजनीति पर लिखा गया प्रथम ग्रंथ है। ठीक है, भारतीय राजनीति पर लिखा गया प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो भारतीय राजनीति की अगर बात की जाएगी, अगर जस्ट भारतीय राजनीति की बात की जाए तो बिल्कुल आपका अर्थशास्त्र ही इसका आंसर रहेगा। ठीक है, ये देखिए, भारतीय राजनीति पर लिखा गया यह प्रथम ग्रंथ है, इसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर बात की जाए विश्व राजनीति की, ठीक है, विश्व राजनीति की बात की जाए तो साथियों सबसे जो पहला ग्रंथ है वो मैकियावली के द्वारा लिखा गया, जिसका नाम है द प्रिंस। ये विश्व राजनीति पर लिखा गया प्रथम ग्रंथ है। ठीक है, विश्व राजनीति पर लिखा गया प्रथम ग्रंथ कौन सा है, द प्रिंस है। और द प्रिंस जो है वो मैकियावली के द्वारा लिखा गया है, और इसीलिए इसी कारण चाणक्य को भारत का मैकियावली कहा जाता है। चाणक्य को भारत का साथियों क्या कहा जाता है, मैकियावली कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात आराम से समझ में आ गई होगी। बात करें अगर अर्थशास्त्र की, तो उसमें जानकारी मिलती है मौर्यकालीन प्रशासन की, अर्थव्यवस्था की, सैन्य व्यवस्था की, कला व संस्कृति की। अपने को देखिए कला और संस्कृति से मतलब है, ठीक है, साहित्यिक स्रोत में अपन उसको पढ़ रहे हैं, कला और संस्कृति से अपने को मतलब, बाकी न तो प्रशासन अपने को पढ़ना है, न अर्थव्यवस्था पढ़नी है, न सैन्य व्यवस्था पढ़नी है, ये नहीं पढ़ना अपने को, कला और संस्कृति पढ़नी है। तो इतनी बातें बिल्कुल अच्छे से मेरे हिसाब से आपको समझ आ गई होंगी कि 16 महाजनपद थे, जिनमें नंद वंश के शासक घनानंद को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना की थी 323 ईस्वा पूर्व में चंद्रगुप्त ने। और चंद्रगुप्त ने यह कार्य किया था कौटिल्य की सहायता से, क्योंकि कौटिल्य की बेइज्जती कर दी थी घनानंद ने। ठीक है, उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए कौटिल्य ने चंद्रगुप्त की सहायता से घनानंद को हराया और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अपन को नहीं पढ़ना है, क्योंकि अपने को प्रशासन नहीं पढ़ना है, अपने को साहित्यिक स्रोत पढ़ने। उसमें कौटिल्य की जो पुस्तक आती है, चाणक्य की जो पुस्तक आती है अर्थशास्त्र, उसको अपन पढ़ रहे हैं। वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है, चंपू शैली में है, यानी गद्य और पद्य दोनों में है। भारतीय राजनीति पर लिखा यह प्रथम ग्रंथ है। विश्व राजनीति पर लिखा गया प्रथम ग्रंथ द प्रिंस है। ठीक है, और जो आपकी अर्थशास्त्र, इसमें मौर्यकालीन प्रशासन, अर्थव्यवस्था, सैन्य व्यवस्था और कला व संस्कृति की जानकारी मिलती है। ठीक है, इतनी बातें अपन ने कर ली है। अब थोड़ी सी हट कर के बात जो है वो और बताऊंगा आपको। देखिए, एक तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा कि अरस्तु जो व्यक्ति थे, अरस्तु के द पॉलिटी से एक प्रकार से अर्थशास्त्र की जो तुलना है वो मैकियावली के ग्रंथ द प्रिंस और अरस्तु के जो ग्रंथ था द पॉलिटी, उससे भी की जाती है। ठीक है, तो प्रश्न यह बनता है ज्यादातर कि विश्व पॉलिटी पर लिखा गया प्रथम ग्रंथ कौन सा है। तो साथियों, विश्व पॉलिटी पर लिखा गया प्रथम ग्रंथ आपका द प्रिंस है। ठीक है, और भारतीय राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ जो है वो आपका अर्थशास्त्र है। ठीक है, इसकी तुलना किससे करते हैं, मैकियावली के द प्रिंस और अरस्तु के द पॉलिटी से। याद रखिएगा, कंफ्यूजन हो जाता है। प्रश्न बनता है विश्व राजनीति पर लिखी गई प्रथम पुस्तक, उसमें व्यक्ति दो द पॉलिटी करके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि पॉलिटी राजनीति लगती है उनको। तो ऐसा
नहीं करना आपको, द प्रिंस इसका आंसर रहेगा। ठीक है, अब देखिए 1906 से लेकर के 1909 के दौरान प्रोफेसर श्याम शास्त्री ने इसे समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया। किसको? अर्थशास्त्र को प्रकाशित करवाया। 1909 में पहली बार संस्कृत में पूर्ण रूप से प्रकाशित इसको किया गया और 1915 में पहली बार इसको अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया। 1924 ईस्वी तक अंग्रेजी में इसके कुल 4 संस्करण आए और जो छठा संस्करण है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहा, सबसे ज़्यादा प्रमाणिक रहा, सबसे ज़्यादा एक प्रकार से प्रकाशित भी हुआ। ठीक है, तो 1906 से लेकर के 1909 के दौरान प्रोफेसर श्याम शास्त्री ने इसे समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया था। ठीक है, इसके लेख अर्थशास्त्र के छपवाए थे। उसके बाद में 1909 में इसको पहली बार संस्कृत में अनुवाद किया गया। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रख लीजिएगा, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट इसको जरूर थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं अर्थशास्त्र की कुछ और महत्वपूर्ण बातें। देखिए अर्थशास्त्र में कुल 15 अध्याय थे। कितने अध्याय थे साथियों? 15 अध्याय थे। उसमें 180 प्रकरण थे। प्रकरण यानी सब टॉपिक्स। भाई एक प्रकार से आपका पाठ, अध्याय का मतलब आपका पाठ हो गया। पाठ में अपन क्या पढ़ेंगे, वो कितनी चीजें थी? 180 थी साथियों। कितनी थी? 180। पाठ कितने हो गए? टोटल 15, यानी कि अध्याय हो गए 15, प्रकरण यानी प्रसंग यानी टॉपिक्स हो गए आपके 180 और श्लोक हो गए साथियों 6000। 6000 श्लोक जो है वो इसमें जो अर्थशास्त्र में है, 6000 श्लोक हैं। ठीक है, तो ये आपके अर्थशास्त्र का थोड़ा सा ब्यौरा था जो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए 15 अध्यायों में जो पहला अध्याय है वो उसका नाम है विनयाधिकरण, जिसमें शासन को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने का उल्लेख मिलता है। विनय इसको याद कैसे करें? विनय यानी कि एक प्रकार से अपनी जनता, राजा को विनयशील होना चाहिए, दयालु होना चाहिए। ठीक है, अपनी जनता के प्रति उसको दयालु होना चाहिए। तो उस हिसाब से अपन रिलेट करके देख सकते हैं कि विनयाधिकरण जो है उसका अर्थ है शासन को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने का उल्लेख जो वो विनयाधिकरण में मिलता है। ठीक है, प्रश्न ये बन सकता है कि अर्थशास्त्र के किस अध्याय में शासन को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने का उल्लेख मिलता है? तो प्रथम अध्याय में नाम पूछ लिया जाए तो विनयाधिकरण में मिलता है। ठीक है, उसके बाद में अध्याय नंबर 6 मंडल योनि। अध्याय नंबर 6 जो है उसका नाम है साथियों मंडल योनि और इसमें एक सप्तांग सिद्धांत दिया गया है। याद रखिएगा, प्रश्न आता है सप्तांग सिद्धांत किस अध्याय में है, तो 7वां अध्याय करके आ जाते हैं। नहीं, 6ठे अध्याय में साथियों मंडल योनि उस अध्याय का नाम है और राज्य को संचालित करने हेतु 7 प्रमुख अंग इस सप्तांग सिद्धांत में बताए गए हैं। ठीक है, मंडल योनि में यह भी बोला गया है कि शत्रु के शत्रु को जो वो मित्र कहा जाता है। मंडल योनि में यानी 6ठे अध्याय में यह भी कहा गया है कि जो शत्रु का शत्रु है, आपके शत्रु का शत्रु आपका मित्र होगा। ठीक है, और सप्तांग सिद्धांत क्या है? राजा, सबसे पहले राजा और फिर राजा जो है वो साथियों जनता पर शासन करता है एक प्रकार से। तो जनपद याद रखिएगा, राजा जनपद, उसके बाद में राजा दुर्ग में रहता है तो दुर्ग, उसके सुझाव के लिए मंत्री वगैरह होते हैं तो आपके अमात्य या मंत्री, मंत्री को अमात्य भी बोलते हैं। ठीक है, और राजा का एक मित्र भी होना चाहिए, बहुत अच्छा पड़ोसी राजा जो कभी भी काम आ सकता है, तो मित्र भी बहुत जरूरी है राजा के लिए। इसके अलावा राजा के पास सेना या दंड, सेना को ही दंड बोलते हैं। ठीक है, यह भी होने जरूरी है। और सेना को भाई राजा के पास अपने देश को चलाने के लिए, अपनी सेना को जो वो पैसे देने के लिए, इनकम एक प्रकार से सैलरी उनकी अधिकारियों की देने के लिए उसके पास कोष भी होना आवश्यक है। ठीक है, तो इस प्रकार से 7 आपके क्या थे? अंग थे। सप्तांग सिद्धांत में 7 अंग बताए गए हैं। ठीक है, यानी कि राज्य को संचालित करने के लिए 7 प्रमुख अंग बताए गए हैं। किसमें? सप्तांग सिद्धांत में। इसमें एक राजा, एक जनपद, दुर्ग, अमात्य या मंत्री, मित्र, दंड या सेना और एक कोष। ठीक है, याद रखिएगा, इनको प्रश्न बनता है यहाँ से। उसके बाद बात करें तो संपूर्ण अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख नहीं, यहाँ पे है संपूर्ण अर्थशास्त्र में। ठीक है, संपूर्ण अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख नहीं है, उसे सम्राट नाम से संबोधित किया गया। यानी अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है उसमें कहीं पर भी चंद्रगुप्त मौर्य शब्द आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट के रूप में लिखा गया, दर्शाया गया। ठीक है, फिर है अकाल का उल्लेख मिलता है। जो अर्थशास्त्र पुस्तक है चाणक्य की, उसमें मौर्य काल के समय
ये बताया गया है कि अकाल जो वो पड़ा था। ठीक है, 10 प्रकार की भूमि और 21 प्रकार के करों का भी उल्लेख मिलता है। इनको डिटेल से देखने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा ध्यान में रखिएगा, बाकी अपने ये सिलेबस में ये चीज़ है ही नहीं, तो इसको अपन नहीं देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी ये थी आपकी अर्थशास्त्र पुस्तक, जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी। अब अपन बात करेंगे मुद्रा राक्षस की। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अपन इंडिका की बात करेंगे साथियों, और बाकी जो पुस्तकें बच गई थोड़ी बहुत हैं, उनके ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़नी है अपने को मुद्रा राक्षस को अभी पढ़ना है। मुद्रा राक्षस जो है वो साथियों विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई। इसमें जानकारी किसकी मिलती है? नंद वंश की जानकारी भी मिलती है, मौर्य की भी मिलती है, गुप्त वंश की भी जानकारी मिलती है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे मुद्रा राक्षस में मुख्य रूप से नंद वंश जो है उसके द्वारा जो जनता के ऊपर अत्याचार किए गए उसकी जानकारी इसमें मिलती है साथियों। ठीक है, अब देखिए इसके लेखक हैं विशाख दत्त, और गुप्ता काल की ये रचना है, गुप्त काल की रचना है। इसका टीका जो टीकाकार है इस मुद्रा राक्षस किताब का टीकाकार कौन होता है? टीका अर्थात विस्तृत व्याख्या करना, यानी विस्तृत व्याख्या इसकी किसने की है? ढूंढीराज ने। याद रख सकते हो मुद्रा राक्षस को किसने ढूंढा? तो ढूंढीराज ने ढूंढा, और ढूंढ करके क्या की? व्याख्या की इसकी। तो टीकाकार कौन हो गया? ढूंढीराज। इसकी जो भाषा है वो संस्कृत भाषा है, और हिंदी जो अनुवाद किया गया वो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा किया गया है। जो इसका हिंदी अनुवाद है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा साथियों किया गया है। ठीक है, मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। अगर आप गौर से सुनेंगे, जो सुनी हुई बातें हैं वो अक्सर ज़्यादा दिमाग में रहती हैं। ये चीज़ें आप खुद भी पढ़ सकते हो, मैं नोट्स दे दूं आप सीधा पढ़ सकते हो, बट मैं बोल के सुनाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा आपको याद रहेगा। तो मुद्रा राक्षस की किताब लिखी गई है विशाख दत्त के द्वारा, गुप्त काल की ये रचना है, टीकाकार इसके ढूंढीराज हैं, भाषा संस्कृत है, हिंदी अनुवाद जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया है, और भारत का प्रथम जासूसी ग्रंथ इसी को कहा जाता है, मुद्रा राक्षस को। यह नायिका विहीन नाटक था। अब याद रख सकते हैं आप थोड़ा सा ट्रिक लगा करके, अगर प्रश्न आ जाए कि नायिका विहीन नाटक कौन सा था, तो मुद्रा राक्षस था। और जहाँ राक्षस होगा वहाँ नायिकाओं का कोई काम नहीं होगा। ये थोड़ा सा ऐसे ट्रिक बना के आप याद कर सकते हैं। ठीक है, यह नायिका विहीन नाटक था। नंद शासकों के अत्याचारों का इसमें क्या मिलता है? वर्णन मिलता है, और नंदों को क्षत्रिय यहाँ पे बताया गया है। थोड़ी सी यही जानकारी इसमें मिलती है। कुछ और बातें हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं आपके मुद्रा राक्षस से संबंधित, वो हैं मुद्रा राक्षस में, लिख देता हूँ ये बात में, मुद्रा राक्षस में मुद्रा राक्षस। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है इसमें। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? वृषल कहा गया है। ठीक है, और वृषल जो है उसका अर्थ क्या है? बैल के समान ताकतवर और निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति को वृषल कहा जाता है। ठीक है, तो बैल के समान ताकतवर, यानी कि प्रश्न इसका अर्थ जो वो यहाँ पे इससे प्रश्न बनने की संभावना कम है। प्रश्न क्या बनता है कि चंद्रगुप्त को वृषल किस साहित्यिक ग्रंथ में कहा गया है? तो मुद्रा राक्षस में, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में आपके चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है। वृषल यानी बैल के समान ताकतवर। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य व घनानंद के संघर्ष का भी इसमें उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य व हेलेना के विवाह का उल्लेख भी मिलता है। आप सब लोग जानते हैं हेलेना जो है वो यूनान के राजा सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। ठीक है, और सेल्यूकस निकेटर ने इसकी शादी किसके साथ की थी? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। क्यों की थी? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत ही बुरी तरीके से सेल्यूकस निकेटर को हराया। उसके बाद दोनों के बीच में संधि हुई, और संधि में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो वो शर्त रख दी कि उसका विवाह हेलेना के साथ होना चाहिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हेलेना के साथ कर दी गई। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य तथा हेलेना से के विवाह से संबंधित और जानकारी जो है वो आगे के वीडियोस में हम लोग देखेंगे, जब इंडिका पुस्तक के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य की परिषद सभा का भी उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे ये काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि मुद्रा राक्षस में एक तो वृषल कहा गया है जो है चंद्रगुप्त मौर्य को। इसके अलावा देखिए ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं।
चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना के विवाह का उल्लेख मिलना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो वृषल कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। दूसरा यहाँ पे ये भारत का प्रथम जासूसी ग्रंथ है, नायिका विहीन नाटक है, ठीक है। इसका हिंदी अनुवाद भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया और टीकाकार जो थे वो ढूंढी राज थे। तो ये सारी चीज़ें, और लेखक जो है इसके विशाख दत्त हैं, मुद्रा राक्षस की, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। ये मुद्रा राक्षस की आपकी पुस्तक है साथियों, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ये मौर्य काल के साहित्यिक स्रोत हैं जो अपन लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें मुद्रा राक्षस अपन पढ़ चुके हैं, साथ में अर्थशास्त्र को भी अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये था अपना मौर्य काल से संबंधित साहित्य। और इसमें एक और पार्ट बनेगा मौर्य काल का साहित्य से संबंधित, उसके बाद कला और विज्ञान को अपन देखेंगे बिल्कुल डिटेल से। इसी प्रकार से बहुत अच्छा मैटर आपको करवाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, आपको बेहतरीन से बेहतरीन मैटर दिया जाएगा, ठीक है साथियों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।